तो जी हाँ, खत्म हो गया आपका इंतजार। अब आ गया संगठन यानी कोलिजन पर एक वीडियो जिसमें पूरा कवर किया जाएगा आपके संगठन को। प्रत्येक संगठन को पढ़ा जाएगा। इस प्रत्येक संगठन में एक विमी संगठन होता है, द्विविमी संगठन होता है जिसमें पिंड आके टकराकर थीटा या फाई एंगल पर घूम जाते हैं, वो संगठन भी देखेंगे। प्रत्यक्षता गुणांक का भी आपका परिचय कराएंगे इस वीडियो में। एवं लास्ट में जो आपका बचेगा दूसरा अप्रत्यक्ष संगठन, इसको भी पढ़ा जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 100 में 100 मार्क्स एग्जाम में आना पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपको परीक्षा में पूछे गए संगठन के आंकिक प्रश्न भी हम इस वीडियो में ही करा देंगे, जिससे आपके एग्जाम में संगठन से एक भी क्वेश्चन आए आप यूं ही सॉल्व कर लो। ओके, तो इस वीडियो में संगठन के रिलेटिव पूरा नॉलेज दिया गया है आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण होगा। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर संगठन यानी कोलिजन को मजबूत करना है। तो चलिए ये टॉपिक आपका इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देते हैं। बीटे स्मॉल लाइक। तो चलिए स्टूडेंट, सर्वप्रथम समझते संगठ यानी इंग्लिश में जिसे कोलिजन कहते हैं वो हमारा क्या होता है। देखिए बहुत ही आसान है, कुछ भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस इस वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा संगठ आपका दोस्तों इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए संगठ क्या होता है। जब दो कण या पिंड एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो निकट आने पर पारस्परिक अन्योन क्रिया के फलस्वरूप वेग परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, उन्हीं पिंडों का संघट्ट कहलाता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है जब दो पिंड क्या हो गति कर रहे हो। जैसे यहाँ पर एक पिंड हो गया, ये मान लीजिए, और यहाँ पर एक दूसरा पिंड हो गया। ओके, मान लीजिए ये दूसरा पिंड क्या है, रेस्ट पे रुका हुआ है, यानी कि इसका वेग क्या है, 0 है, और इसका जो वेग है, इसका वेग है मान लीजिए ये किसी v वेग से गति जा रहा है। ओके, तो ये v वेग से जा रहा है, ये रुका हुआ है, तो जैसा ही ये गति करते 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 इस वाले पिंड से टकरा जाएगा, तो आप क्या जानोगे कि जब ये जैसे यहाँ पर इस वाले से टकरा जाएगा तो ये जो रुका हुआ है ये भी किसी वेग से कोई भी वेग इसको भी मिल जाएगा, ये भी गति करने लगेगा, क्योंकि टक्कर के बाद क्या होगा कि ये रुका नहीं रहेगा, इसको भी कुछ वेग अब मिल जाएगा टक्कर के बाद। ओके, तो यहां पर हुआ क्या कि जब पारस्परिक पिंड आए तो पहला पिंड तो रुका हुआ था, लेकिन जैसा ही टक्कर हो गया तो इनका जो वेग था वेग परिवर्तित हो गया। कैसे वेग परिवर्तित हो, क्योंकि ये जो रुका हुआ पिंड था हमें क्या देखने को मिला कि ये चलने लगा, इसको भी कोई वेलोसिटी मिल गई। ओके, तो सिंपली बात यही है कि जब भी दो पिंड गति करेंगे और एक दूसरे से टकराएंगे तो टकराने के बाद उनका वेग बदल जाए दोस्तों, तो वही हमारा क्या कहलाता है, उन पिंडों का संघट्ट कहलाता है। ओके, और वेग परिवर्तन की क्रिया ही हमारी अननोन क्रिया कहलाती है। इसी के फलस्वरूप भाई टक्कर हुआ, टक्कर में वेग परिवर्तित हो गया, तो ये हमारी अननोन क्रिया है, और इसी के फलस्वरूप जो पिंड का वेग परिवर्तित हो जाता है, और इसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, संघट्ट कहते हैं। समझ गए कोलिजन क्या होता है, संघट्ट क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा का हमारा पाठ्य संघट्ट में संघट्ट के प्रकार को भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो पहला जो हमारा संघट्ट कोलिजन का टाइप होता है प्रत्यक्ष संगठन। ओके, ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, दूसरा का हमारा होता है अप्रत्यक्ष संगठन। ओके, तो पहले आइए प्रत्यक्ष संगठन को पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए प्रत्यक्ष संगठन क्या होता है। बात तो वही एक संगठन लिखा है, यानी कि दो पिंड आपस में टकराएंगे, बात तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या यूनिक होगा, प्रत्यक्ष लिखा है तो कुछ तो यूनिक होगा, क्योंकि इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ओके, चलिए देखते हैं इसमें क्या यूनिक हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें कि जब दो पिंड संगठन के पश्चात यानी कि टक्कर के पश्चात, एक दूसरे टकराने के पश्चात वास्तविक आकार तथा रूप में आ जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार के संगठन को ही हम प्रत्यक्ष संगठन कहते हैं। ओ, ये बात है, तो आप समझ गए होगी कि इसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये पिंड है हमारा, एक m है हमारा, एक हमारा दूसरा पिंड है यहाँ पर n है। ओके, ये दो पिंड हमने मान लीजिए, ये मान लीजिए u वेलोसिटी u1 वेलोसिटी से गति कर रहा है और ये u2 वेलोसिटी से गति कर रहा है। ओके, तो ये क्या है, अभी गति कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए गति करते करते जो हमारा m वाला पिंड है, m वाला पिंड ये क्या हुआ, इस वाले n वाले पिंड से हमारे क्या हुआ, टकरा गया। ये वाला m है और ये वाला हमारा n है, इस टक्कर हो गया, तो ये क्या है, हमारा टक्कर हो गया। यहाँ पर टक्कर तो हुआ, तो हम समझ गए कि इनका वेग बदल जाएगा, क्योंकि वेग तो परिवर्तित हो जाता है जब भी टक्कर होता है, संघट्ट होता है। तो मान लीजिए टक्कर हो गया, उसके बाद जो हमारा m वाला जो था ब्लॉक हमारा, उसका वेग बदल गया, क्या हो गया, v1 हो गया, और इस n वाले का भी जो वेग बदल गया हमारा, क्या हो गया, n वाले का मान लीजिए हमारा v2 हो गया। ओके, तो हम समझ गए कि ये प्रत्यक्ष, ये हमारा संघट्ट है, क्योंकि वेग बदल जा रहा है टक्कर के बाद। ओके, लेकिन इसमें क्या यूनिक हो रहा है कि इसमें जो वस्तु, जो भी ब्लॉक आपस में टकरा रही है, तो उनका वो टकराने के बाद अपने वास्तविक आकार में आ जा रही है, यानी कि जो m वाला पिंड n वाले पिंड से टकरा रहा है, तो देखो जब दो पिंड आपस में इस तरह टकराएंगे तो ये क्या, थोड़ा दबाव होगा इनके बीच में, यहाँ पर एक बॉल आएगी, दूसरा का बॉल आएगा, तो जब वो टकराएंगे तो वो आपस में क्या होंगे, दबाव पैदा करेंगे। ओके, और यही दबाव जब पैदा करेंगे तो
हो सकता है कि ये दो पिंड आपस में सट भी सकते हैं, आपस में एक दूसरे से चिपक भी सकते हैं, हो सकता है ऐसा भी, लेकिन प्रत्यक्ष संगठन में ऐसा नहीं होगा। प्रत्यक्ष संगठन में दो पिंड जैसा ही टकराएंगे तो टकराने के बाद जैसे थे वैसा ही हो जाएंगे, केवल हो क्या जाएगा, वेग में परिवर्तित हो जाएगा। बस यही इसमें फर्क होता है। ओके, और आप समझ गए होंगे कि अप्रत्यक्ष संगठन में सिंपली क्या होता है कि जब वे टकराते हैं, टकराने के बाद एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ओके, वो उसी आकार में नहीं आ जाते जिस आकार में वो पहले थे। ये कैसा होता है, अप्रत्यक्ष संगठन में ऐसा होता है। लेकिन प्रत्यक्ष संगठन में हमारा क्या होगा कि दो पिंड टकराएंगे, टकराने के बाद भले ही आपस में दबाव पैदा करें लेकिन एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं और वापस उसी आकार में आ जाएंगे जिस आकार में वो पहले थे। ओके, तो समझ गए कि प्रत्यक्ष संगठन क्या होता है। और इसमें एक बात कही गई है कि प्रत्यक्ष संगठन में पिंडों का रेखीय संवेग एवं गतिज ऊर्जा संरक्षित होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भले इस चैप्टर, इस टॉपिक का कोई भी फॉर्मूला याद मत करो, लेकिन इसे जरूर याद कर लेना कि प्रत्यक्ष संगठन में रेखीय संवेग एवं गतिज ऊर्जा संरक्षित होती है। अब रेखीय संवेग दोस्तों उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने पढ़ा है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। तो देखिए, रेखीय संवेग हमारा संरक्षित रहेगा, यानी कि पहले जो रेखीय संवेग था इन दोनों का, वही बाद में हमारा रेखीय संवेग होगा। रेखीय संवेग हमारा सुरक्षित क्यों रहेगा? अगर आपको ने पढ़ा है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, तो वो हमारा क्या कहता है? ये नियम कहता है कि पिंड पर लगने वाला बाह्य बल अगर जीरो होता है, यानी पिंडों पर हम कोई भी बाहर से कोई भी बल हम नहीं लगा रहे हैं, वो जीरो है, तो जो पिंड का रेखीय संवेग होता है वो हमारा संरक्षित होता है। यही हमारा क्या कहता है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहता है। ओके, तो यहाँ पर अगर रेखीय संवेग हमारा प्रारंभिक एवं अंतिम क्या है, संरक्षित है, बदल नहीं रहा है रेखीय संवेग यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि इन दोनों ब्लॉकों पर बाहर से हम कोई बल नहीं लगा रहे। और ऐसा हो भी रहा है भाई, ये अपना पिंड M है, ये हमारा दूसरा पिंड N है, ये अब आपस में गति कर रहे हैं U1 एवं U2 वेलोसिटी, और आपस में ही टकरा रहे हैं। ये देखिए आपस में ही टकरा रहे हैं। मान लीजिए ये M हमारा N पर कोई बल लगाएगा, जब टक्कर करेगा तो ये मान लीजिए F, और N भी क्या करेगा, इस M पर बल लगाएगा F। ओके, क्योंकि आप जानते हो न्यूटन का तृतीय नियम कहता है अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर फोर्स लगाती है तो दूसरा वस्तु भी इस वाले वस्तु पर फोर्स लगाता है, तो ये बराबर होते हैं। ओके, तो ये जो फोर्स आपस में लग रहा है ये बाह्य बल नहीं है, ये हमारा अंतः बल होता है। अंतः बल, ये बाह्य बल नहीं होता है, ये अंतः बल होता है जो पिंड आपस में ही लगाते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि पिंड पर हम कोई बाहर से बल नहीं लगा रहे, इसलिए यहां पर दोस्तों रेखीय संवेग हमारा सुरक्षित हो रहा है। ओके, देखिए एक बाह्य बल होता है, एक अंतः बल होता है। बाह्य बल वो बल होता है जो हम लगाते हैं, जैसे एक ब्लॉक को आपने F बल लगाकर पुश कर दिया, ये बाह्य बल हो गया। ओके, जो हम लगाते हैं। लेकिन अंतः बल क्या होता है कि जो हम नहीं लगाते हैं, वस्तु के बीच अपने आप ही लगता है। जैसे कि कोई हमारा ब्लॉक हो गया, क्या है, जैसे एक 10 किलो का बम है। ओके, तो ये बम जैसे ही फटेगा तो ये इसके अंदर जो बल लगेगा, इनके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स है, इसके अंदर अणु है, उसके बीच में जो बल लगेगा वो अतः बल होगा, क्योंकि जैसे ही ये फटेगा तो फटने के लिए तो हमने कोई बल लगाया नहीं, इसके अंदर के पार्टिकल्स अपने आप क्या कहे एक दूसरे पर बल लगाए और फट गए। ओके, तो ये अतः बल का उदाहरण हो गया। जैसे यहाँ पर भी अतः ही बल लग रहा था, वस्तु एक दूसरे से टकरा रही थी तो हम कोई बल नहीं लगाए थे, ये वस्तु आपस में ही बल लगा रही थी, इसलिए ये अतः बल है। बाह्य बल कुछ भी नहीं हम लगा रहे, इसलिए रेखीय संवेग यहाँ पर सुरक्षित है। ओके, और इसी तरह गतिज ऊर्जा भी सुरक्षित होती है। जैसे कि ये u वेलोसिटी से जा रहा है, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है, इस वेग से ये जा रहे हैं, और टकराने के बाद इन्हें वापस वेग मिल जा रहा है। ओके, टकराने के बाद ये वापस वेग इनको मिल जा रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा भी सुरक्षित है। यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा कुल थी, टकराने के बाद वास्तविक आकार में आ गए, यानी कि उनको भी उनकी जो वेग था, वेलोसिटी था, वह मिल गया। भले ही थोड़ा बदल गया है लेकिन हम कुल की बात करें, टोटल बात करें, तो वो भी हमारा क्या होता है, यहाँ पर सुरक्षित होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो आपको समझ गए होंगे कि क्यों रेखीय संवेग संरक्षण है और गतिज ऊर्जा क्यों संरक्षण है, क्योंकि गतिज ऊर्जा यहाँ पर जब वस्तु के वेग पर डिपेंड करती है, जो कि यहाँ पर वस्तु जब टकरा रही है एक दूसरे से तो उन्हें वेग अपना अपना दोबारा मिल जा रहा है कुछ न कुछ। ओके, तो इसलिए गतिज ऊर्जा भी यहाँ पर संरक्षित हो रही है। गतिज ऊर्जा संरक्षित का मतलब है कि जो प्रारंभ में गतिज ऊर्जा कुल थी वही हमारी अंतिम में भी गतिज ऊर्जा कुल है। रेखीय संवेग संरक्षित है, इसका मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग में टोटल जो संवेग था वही अंतिम में भी हमारा है, वही टोटल संवेग। ओके, यहाँ पर कुल की बात करिए, केवल एक का बात नहीं किया जा रहा है, टोटल बात की जा रही है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, हम चाहें तो प्रत्यक्ष संगठन से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मुलेस आपको बनाकर दे दें। ओके, जैसा कि हम यहाँ पर देखो कई सारे फॉर्मुलेस इस टॉपिक से हैं, लेकिन अगर आपको ये पता है कि प्रत्यक्ष संगठन में पिंडों का
रेखीय संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों सुरक्षित होती है। तो इस टॉपिक के आप सारे न्यूमेरिकल्स को यूं ही सॉल्व करोगे, आपको कोई भी दोस्तों फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। एक डेरिवेशन हम आपको कराएंगे क्या, जैसा कि हमें क्या रिजल्ट मिला प्रत्यक्ष संरक्षण में कि हमारे क्या हो, रेखीय संवेग संरक्षित हो रहा है। यानी अगर हम पिंड का प्रारंभिक संवेग देखें तो वो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, ये m, मान लीजिए इसका द्रव्यमान m है इस वाले ब्लॉक का, एवं इस वाले द्रव्यमान इसका द्रव्यमान m2 है। ओके, यहाँ पर टक्कर के बाद भी इसका द्रव्यमान तो वही रहेगा, बदलेगा तो है नहीं, तो यही द्रव्यमान इनका मान लेते हैं क्योंकि संवेग निकल है तो द्रव्यमान भी तो हमें चाहिए। ओके, तो आइए प्रारंभिक संवेग देखते हैं, यानी स्टार्टिंग में संवेग क्या है दोनों ब्लॉक का। ओके, तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। ओके, तो इसका हम देखेंगे संवेग, तो इसका द्रव्यमान है m1 एवं इसका वेग हमारा क्या है u2 है, एवं प्लस इसका देखेंगे हमारा द्रव्यमान m2 है एवं u2 इसका वेग है। तो यह प्रारंभिक संवेग हो गया। अगर हम बात करें अंतिम में, क्योंकि संवेग सुरक्षित है यानी कि प्रारंभिक एवं अंतिम दोनों संवेग क्या है बराबर है, तो यहाँ पर अगर अंतिम देखें तो इसका हमारा प्रारंभ इसका द्रव्यमान तो वही है m1, लेकिन वेग बदल जा रहा है v1 हो जा रहा है, प्लस इसका द्रव्यमान है इस वाले दूसरे ब्लॉक का m2 एवं वेग क्या हुआ इसका u2 है v2 है। ओके, तो ये इसका संवेग हो गया प्रारंभिक एवं अंतिम। ओके, तो हम सभी जानते हैं कि संवेग संरक्षण के नियम से, देखिए जो भी हमें पता है, हमने जो भी पता है संगठन में पढ़ा है, बस उसी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेखीय संवेग हमारा सुरक्षित है। ओके, तो यहाँ पर हम प्रारंभिक एवं अंतिम संवेग बराबर कर देंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 जो कि हमारा प्रारंभिक है ये बराबर हो जाएगा अंतिम के m1 v1 प्लस m2 v2 जो हमारा है। ओके, चलिए बराबर कर देते हैं, इसको थोड़ा सरल कर देते हैं, यहीं पर हम नहीं छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी m1 है, यहाँ पर भी m1 है, तो m1 को m1 के पास लेकर आते हैं, जिससे हम कॉमन कर लेंगे तो थोड़ा और हमें आसानी रहेगा, आसान दिखेगा ये इक्वेशन। ओके, इसलिए हम ऐसा करें, बाकी कोई सी बात नहीं है। तो ये m2 v2 है, इसको इसके पास हम ले आते हैं इस वाले को। ओके, तो ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस का m2 और क्या है u2 है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिला, हम इसको कॉमन कर सकते हैं m1, तो हमारा सिंपली क्या हो जाएगा u1 माइनस का v1 बराबर, यहाँ पर m2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर v2 माइनस का u2 होगा। ओके, तो यहीं पर आप छोड़ देते हैं, आप ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते इसे। मान लीजिए एक समीकरण 1। ओके, क्या पता ये हमें आगे यूज आए, क्योंकि अब हम देखने वाले गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा भी हमारी सुरक्षित है, तो हम देख लेते हैं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा क्या है, फिर उसको भी इसी तरह हम बराबर कर देंगे। तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, हाफ द्रव्यमान गुणे वेग के। तो यहाँ पर वही है, पहला पिंड का द्रव्यमान m है एवं उसका जो वेग है वो हमारा क्या है u1 है। ओके, तो u1 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वेग का स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा में। तो ये पहले वाले का हो गया, दूसरे वाले का देखेंगे तो उसका भी हाफ होगा, उसका द्रव्यमान m2 है एवं उसका वेग प्रारंभिक कितना है u2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। ओके, और अंतिम में क्या होगा, बस यहाँ पर अंतिम चीजें रखा जाएंगे, द्रव्यमान तो वही है m1 है पहले का, लेकिन वेग हमारा v1 हो जा रहा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का दूसरे पिंड का द्रव्यमान तो वही है, केवल वेग बदल जा रहा है, क्या है हो जा रहा है v2 हो जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पर v2 का स्क्वायर हो गया। ओके, बस इन दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर तटस्थ संघटक में हमारा गतिज ऊर्जा क्या है सुरक्षित है। कि ये आप क्वेश्चन याद रखिए, क्या पता इसका यूज अभी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि गतिज ऊर्जा तो हमारी सुरक्षित है प्रत्यस्थ हमारे संगठन में, तो इसलिए हम लिखेंगे प्रारंभिक जो हमारी गतिज ऊर्जा जो अभी अभी निकाली है वो हमारे अंतिम गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। ओके, तो आइए इसे भी सिंप्लीफाई करते देखेंगे। हर जगह 1/2 है, तो सिंपली ये कट जाएगा हमारा, आप सभी जानते हो हर जगह है, तो ये सिंपली हम इसे काट सकते हैं, और कुछ काट सकते हैं नहीं काट सकते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर भी m1 हमारा है दिख रहा है, और यहाँ पर भी आप देखोगे m1 दिख रहा है, तो उसी तरह m1 को m1 के पास लेकर आते हैं, तो m1 गुणे यहाँ पर u1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का माइनस का, चूंकि ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा m1 गुणे v1 का स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर m2 देख रहा है, इसे यहीं पर लिख देना है सर, जिस तरह आपने m1 को यहाँ पर m1 के पास लेकर है, इस m2 को यहाँ पर इस वाले m2 के पास लेकर चलिए, ठीक है, आपने ही बता दिया, बहुत अच्छी बात है। तो m2 यहाँ पर v2 का हमारा स्क्वायर माइनस का, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा m2 एवं u2 का स्क्वायर, ठीक है। आइए कॉमन कर लेते हैं, इसलिए तो हमने लेकर आया, तो m1 को जब हम कॉमन करेंगे तो ये हमारा u1 का स्क्वायर माइनस का v1 का स्क्वायर बनेगा, बराबर का m2 को जब हम कॉमन करेंगे तो ये हमारा v2 का स्क्वायर माइनस का u2 का स्क्वायर बनेगा। ओके, तो यही बनेगा, और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ सर, और सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पर आप देख रहे हो एक सूत्र बन रहा है सर, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र हमें पता है, यही सूत्र यहाँ पर बन रहा है, क्या होता है a प्लस बी होता है मल्टीप्लाई बाई
ए माइनस बी होता है। ये होता है हमारा फॉर्मूला, यही हमारा बन रहा है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इसी तरह है। तो इसे हम इस तरह हम खोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर खोल कर लिख देते हैं। यहाँ पर सिंपली इसका एक बार जोड़ेंगे, इन दोनों को u1 को जोड़ेंगे एक बार v1 के साथ, और इसी u1 को एक बार घटा देंगे v1 के साथ। ओके, तो यही हम इसे लिख सकते हैं। इसी तरह m2 में जो यहाँ पर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसे एक बार जोड़ कर लिख सकते हैं, यानी v2 को एक बार u2 के साथ जोड़ कर लिख सकते हैं, या हम एक बार v2 को घटा कर लिख सकते हैं u2 के साथ। तो इस तरह हमने खोल कर लिख दिया। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ओके, तो ये समीकरण नंबर 2 बना। एक समीकरण नंबर 1 हमें मिला था, समीकरण नंबर 1 आपके सामने है। क्या आपको कुछ दिख रहा है? हाँ सर, यहाँ पर भी देखिए m1 है, और उस समीकरण नंबर 1 में भी m1 हमें दिख रहा है इस वाले साइड में। ओके, अगर दूसरे साइड में देखेंगे इस वाले समीकरण में क्या है, m2 है, इधर भी हमारा m2 है, यानी दोनों जगह हमारा क्या है, इस वाली चीजें बराबर है और कुछ बराबर है यहाँ पर। तो सर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, u1 माइनस v1 दिख रहा है, और वहां पर जो पहला समीकरण मिला था उसमें भी ये चीज हमें दिख रहा है। अरे वाह, अगर हम इस साइड जाएंगे, इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी सर v2 माइनस का u2 है, और उस पहले समीकरण में भी यही चीज है। ओके सर, अब हम समझ गए हैं आप क्या कहना चाह रहे हो, यानी कि पहले समीकरण जो हमें दिखा था ये, एवं दूसरा समीकरण जो मिला है ये, वो दोनों में हमारे ये टर्म एवं ये टर्म एवं ये टर्म एवं ये टर्म हमारे क्या है, बराबर दिख रहे हैं। यानी कि अगर हम इसको हम काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, अगर हम समीकरण नंबर 2 में, आप ही सोचिए, अगर समीकरण नंबर 2 में हम भाग लगा दे, किसका भाग लगा दे, समीकरण नंबर 1 का, तो समीकरण नंबर 1 में जो 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 चीजें हैं ये इधर इस समीकरण नंबर 2 वाले में चीजों में कॉमन है, तो उसको काट देंगे। हाँ सर काट देंगे, तो और हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो वही काम करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 हमारा ये आपके सामने, समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग लगा रहे, तो पहले 2 वाला लिखिए। क्या है 2 वाला, m1 u1 प्लस v1, फिर u1 माइनस v1 बराबर m2, यहां पर v2 प्लस का u1, u2 ब्रैकेट में v2 माइनस का u2, यही हमारा है। यहां पर इसको हम भाग लगा रहे हैं किससे, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 में क्या है हमारा, इस वाले साइड में हमारा m1 है एवं u1 माइनस का v1 है, ये चीजें हैं आप देख रहे हो समीकरण नंबर 1 में। और इस वाले साइड में क्या है हमारा, m2 है एवं ब्रैकेट में हमारा v2 माइनस का u2 है, ये हमारा चीज है। तो ये हमने दोनों को भाग लगा दिया है। तो अब क्या देखने को मिलेगा हमें, m1 को काट देगा, ये वाला चीज इसको काट देगा, इस तरह m2 इसको काट देगा, u वाले टर्म इस वाले टर्म को काट देगा। तो बचेगा क्या, v1 प्लस v1, क्या बचेगा हमारा, u1 प्लस v1 बराबर हमारा सिंपली किसके हो जाएगा, v2 प्लस u2 के। यही टर्म दोस्तों हमारा बचेगा सिंप्लीफाई करने के बाद। इससे आप इस तरह भी लिख सकते हो, u1 को आप u2 को यहाँ पर u1 के पास लेकर आओ तो और अच्छा रहेगा, यानी कि u1 माइनस का आपका u2 बराबर आप सिंपली कर सकते हो v2 हमारा माइनस का v1 के। यही आपका क्या है, फाइनल रिजल्ट है। फॉर्मूला का यूज हम कब कब कर सकते हैं दोस्तों, जब भी दो पिंडों के बीच प्रत्यक्ष संघटन हो और उनका वेग u1 एवं u2 से v1 v2 v1 हो जाए, तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक ब्लॉक ये हो गया, मान लीजिए ब्लॉक 1 किलो का है, ओके, और दूसरा का ब्लॉक हमारा हो गया ये क्या है, 2 किलो का है। ये हमारा ब्लॉक किस वेग से जा रहा है, 30 मीटर प्रति सेकंड से वेग से जा रहा है, और ये किस वेग से जा रहा है, ये रुका हुआ है, इसका वेग क्या है हमारा 0 है, इसका वेग हमारा क्या है 0 है, ये रुका हुआ है, रेस्ट पे है। और जैसे इनके बीच प्रत्यक्ष टक्कर हुआ, जब तो क्वेश्चन में लिखा ना है कि ये प्रत्यक्ष संघटन हो रहा है, तब तक आप इसका यूज नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि जो हमारा टक्कर हो रहा है इनके बीच में कौन सा हो रहा है, प्रत्यक्ष संघटन हो रहा है। तो प्रत्यक्ष संघटन होने के बाद हमारा क्या हो रहा है, इन दोनों पिंडों का वेग हमारा कैसे कैसे बदल जा रहा है। देखिए ये जो पहला 1 किलो का जो हमारा पिंड है दोस्तों, 1 किलो का पिंड है, इसका वेग क्या हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, लेकिन कहां पर, पीछे की ओर ये 10 मीटर प्रति सेकंड से। जैसे ही 1 किलो का पिंड इससे टकराया, तो आप देख लो टकराने के बाद ये वापस जाने लगा पीछे की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड से ये। और दूसरा वाला पिंड को क्या हुआ, इसको कुछ वेलोसिटी तो मिल गया होगा कि दूसरे वाले पिंड को हमारा 2 किलो का है, ये क्या जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है v वेग से। ओके, और यही आपको निकालना है क्या है। ओके, तो आप साफ साफ देख रहे हो दोनों का वेग है, और दोनों का प्रारंभिक वेग हमें दिया हुआ है प्रत्यक्ष संघटन, और बाद में ये वाला वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से पीछे जा रहा है, और ये v वेग से जा रहा है आगे की ओर, तो वही हमें निकालना है। तो हम सिंपली देख रहे प्रत्यक्ष संघटन है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली। ओके, तो देख रहे हो क्या है, u1 माइनस u2 होता है, तो ये प्रारंभिक वेग है u1 एवं ये क्या है u2 है प्रारंभिक इसका वेग, एवं अंतिम वेग इसका क्या होगा v1 होगा, एवं इसका अंतिम वेग u2 होगा। यही तो होता है इसमें टर्म, प्रारंभिक वेग एवं अंतिम वेग यही होते हैं जो हम मान के चलते u1 u2 v1 v2। तो बस इसी का मान रखेंगे, v2 हमारा जो v है वो हमारा निकल कर आ जाएगा। तो देखिए u1 हमारा है 30 एवं
देखिए इसका वेग तो हमारा जीरो है, तो माइनस का जीरो करेंगे, बराबर का v2 माइनस का v1, तो v2 तो हमें निकालना है, क्या है v किस वेग से आगे जा रहा है वो हमें निकालना है, जो हमें नहीं पता है, माइनस का ये वाला वेग, इसका वेग v1 क्या है हमारा 10 है। ओके, तो आप सिंपली 10 लिख दो कि देखिए 10 आपने लो, क्योंकि देखिए ये वापस जा रहा है, उल्टा गति कर रहा है, तो उल्टा जब हो रहा है यहाँ पर इसका गति, जैसे ही वेग क्या हो उल्टा हो पीछे की ओर वापस हो रहा है यहाँ पर, तो हम माइनस का लेंगे, का वेग आप माइनस का लेंगे क्योंकि ये वापस जा रहा है, तो v माइनस का 10। ओके, तो बस ये फॉर्मूला लगाइए, अब v का मान आप निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 30 बराबर v प्लस का हो जाएगा 10, सिंपली v बराबर का हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, आप सिंपली देख सकते हो घटाकर। ओके, तो ये आपका आंसर निकल कर आया। वैसे अगर आपको पता है कि प्रत्यय संघटन होता है तो उसमें रेखीय संवेग संरक्षित होता है, तो यहाँ पर आप रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगाकर भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो तुरंत। तो अभी आप क्या याद रखो कि जब भी प्रत्यक्ष संगठन होता है या कोई भी संगठन होता है तो उसमें रेखीय संवेग हमारा संरक्षित होता है, क्योंकि रेखीय संवेग हमारा क्या होता है बदलता है तब है जब बाहर से कोई फोर्स लगता है। यहाँ पर बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, पिंड आपस में ही टकरा रहे हैं और वेग चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ पर रेखीय संवेग अंतः बल लग रहा है, इसलिए रेखीय संवेग यहाँ पर सुरक्षित है। तो देखिए प्रत्यक्ष संगठन का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, सबसे बढ़िया सवाल हम लेकर आए हैं परीक्षा में, जो कि पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो समझ लीजिए प्रत्यक्ष संगठन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा आपसे। ओके, तो देखिए सवाल बहुत ही सिंपल है, पढ़ते से एक्स अक्ष में 0.1 किलो द्रव्यमान का, एक्स अक्ष हमारा क्या होता है इधर की ओर हमारा एक्स अक्ष होता है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा एक ब्लॉक है हमारा 0.1 किलो का, हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। 0.1 किलो का है, इधर एक्स अक्ष की ओर यानी इधर की ओर हमारा किस वेग से जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की वेग से। चलिए ये हमने लिखा। उसके बाद क्या कहा गया है कि उसी दिशा में यानी एक्स अक्ष में ही 3 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील इतना 0.2 किलो की दूसरी गेंद यानी एक और गेंद है जिसका द्रव्यमान हमारा क्या है 0.2 है, जो कि इसी दिशा में गतिशील है, किस वेग से हमारी 3 मीटर पर सेकंड की वेग से, तो ये हमने लिख दिया सिंपली। ओके, तो और क्या कहे दूसरी गेंद से टकराती है, यानी कि यहां पर क्या होता है टक्कर होता है, और ये भी नहीं बताया कि टक्कर कौन सा हो रहा है, प्रत्यक्ष संघटन होना है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे पढ़ते हैं। टक्कर होता है, टकराने के बाद प्रथम गेंद 0.2 मीटर पर सेकंड के वेग से वापस लौटने लगती है, यानी कि जो प्रथम गेंद है टक्कर के बाद क्या हो, जो प्रथम गेंद है हमारी 0.1 किलो की, वह वापस जा रही है। देखिए लिखा है ना 0.2 मीटर पर सेकंड की वेग से वो वापस लौटने लगती है प्रथम गेंद, तो वापस आ रही है 0.2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से। चलिए ठीक है, और दूसर के गेंद को क्या होता है भाई देखते हैं, इसका दूसर का जो गेंद है उसका क्या होता है वापस लौटने लगती है, एवं दूसरे गेंद टक्कर के बाद वेग, दूसरा जो गेंद है उस टक्कर के बाद इसका जो वेग है एवं इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो हमें निकालनी है, यानी कि इसका वेग भी निकालना है और वेग आ गया तो गतिज ऊर्जा अपने आप ही आ जाएगी, ये हमें निकालना है सिंपली। ओके, तो क्या हम यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगा दे जो हमने निकाला था प्रत्यक्ष संगठन में लास्ट में, u1 माइनस का u2 बराबर v2 माइनस का v1, ये लगा दे? नहीं, यहाँ पर आप नहीं लगाओगे, क्योंकि वो फॉर्मूला तभी लगता है जब हमारा प्रत्यक्ष संगठन होता है, और यहाँ पर ये बताया नहीं गया है कि कौन सा संगठन हो रहा है, कौन सा टक्कर हो रहा है, प्रत्यक्ष संगठन हो रहा है कि कौन सा हो रहा है। यहाँ पर सिंपली कहा है टकरा गया, बस टक्कर हो गया, टकराती है, तो सिंपली हम वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ओके, लेकिन हमें ये पता है कि कोई भी टक्कर होता है तो उसमें रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित होता है, क्योंकि टक्कर हुआ तो पिंड ने आपस में ही बल लगाया, कोई बाहर से बल नहीं लगा। ओके, तो सिंपली यहाँ पर बस वही हमें पता है, वही हम लगाएंगे और आंसर लेकर आएंगे। क्या लिखेंगे? रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से जो हमारा पहले ब्लॉकों का संवेग होगा वही बाद में हमारा संवेग के बराबर होगा, यही हमारा रेखीय संवेग होता है। तो इसका अगर हम संवेग देखेंगे यही होगा हमारा पहले का द्रव्यमान एवं उसका u1 उसका वेग प्रारंभिक, इसका u2 वेग है, इसका बाद में टकराने के बाद u1 v1 है, इसका v2 हो जा रहा है, यही हो रहा है। तो बस यही फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर लेकर आएंगे। तो इसका द्रव्यमान हमारा क्या है, हमारा 0.1 है, मल्टीप्लाई बाय वेग है हमारा, इसका किस वेग से जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की, प्लस का m2 हमारा इसका द्रव्यमान क्या है 0.2 है, वेग है किस वेग से ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। ओके, उसके बाद द्रव्यमान तो वही है इस वाले पिंड का 0.1, लेकिन वेग इसका क्या है 0.2 है, लेकिन देख रहे वेग हमारा क्या है विपरीत है, क्या है विपरीत है, तो आप माइनस का यहाँ पर लेंगे। देखिए जब भी विपरीत हो जाए तो आप माइनस का लीजिए। ओके, तो यहाँ पर माइनस का 0.2 मीटर पर सेकंड लेंगे, प्लस का m2 इसका द्रव्यमान क्या है 0.2 किलो का है, जो वेग है v2 वो हमें नहीं पता है क्या है, वो हमें निकालना है यहाँ पर। तो बस मान रखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 0 पॉइंट आपका 4 हो जाएगा, प्लस का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पॉइंट आपका 6 हो जाएगा, बराबर क्या होगा यहाँ पर इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0.0
टू आपका होगा, प्लस का यहाँ पर 0.2 V2 आपका होगा। ओके, ये माइनस का चीज है, इधर आके जुड़ जाएगा तो सिंपली ये चीज जुड़ेगा तो हमें पता है 0.4 प्लस 0.6 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जुड़ेगा एक्स्ट्रा क्या 0.02 बराबर का 0.2 V2। ओके, तो सिंपली आप देखोगे जो आपका V2 क्या निकल कर आ जाएगा 1 में, जब इसको जोड़ोगे तो क्या होगा 1.02 होगा, और यही हमारा जो V2 का मान निकालने के लिए इसको हम इधर भेजेंगे जो कि यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये डिवाइड हो गया तो सिंपली आप इसको डिवाइड करिएगा तो आपका 5.1 मीटर प्रति सेकंड आपका वेग निकल कर आ जाएगा, जो आपका पहला आंसर होगा। ओके, पहला आंसर होगा। गतिज ऊर्जा भी दूसरे की हमें निकालनी है, तो यहाँ पर दूसरे गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी, यहाँ हाफ इसका द्रव्यमान m2 मल्टीप्लाई बाई इसका जो वेग है v2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। यही होता है गतिज ऊर्जा, हाफ mv स्क्वायर, इसका दूसरी गेंद का द्रव्यमान है m2 एवं वेग अभी भी निकालना है v2 इसका स्क्वायर। तो हाफ इसका द्रव्यमान तो हमें पता है 0.2 है, दूसरी गेंद का द्रव्यमान 0.2 है जो कि हमने यहाँ पर भी रखा था, मल्टीप्लाई बाई इसका वेग का स्क्वायर, यानी वेग इसका 5, ये वेग इसका क्या है 5.1, इसका स्क्वायर 2 बार लिखेंगे। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर क्या निकल जाता है मल्टीप्लाई बाई कर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, जिससे हमें भी पता चले आप कितना स्टडी कर रहे हो। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कमेंट बॉक्स में निकालिए, बाकी हमने बता लीजिएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2.6 जूल। ओके, तो आपने भी इसका आंसर कमेंट जरूर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रत्यक्ष संघट्ट से रिलेटेड। पहला पॉइंट ये है कि अगर दो पिंड के द्रव्यमान समान होते हैं तो प्रत्यक्ष संघट्ट में उनके वेग परस्पर बदल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रत्यक्ष संघट्ट में, जो आपको याद रखनी है, आपको आगे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इस चैप्टर के काम आएंगे। ओके, जैसा कि पॉइंट में लिखा हुआ कि अगर दो पिंडों के द्रव्यमान समान है, अगर ये भी एक पिंड हमने ले लिया, ये भी हमारा क्या है 1 किलो का है, चलिए एक और हमने पिंड ले लिया, ये भी हमारा क्या है 1 किलो का है, इनके द्रव्यमान समान है तो प्रत्यक्ष संघटन में उनके वेग परस्पर बदल जाते हैं। बस यही होता है, यानी कि अगर पहला वेग हम मान लेते हैं ये जो हमारा पिंड है वो हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे जा रहा है, और ये दूसरा का वेग है हमारा क्या है, इसका वेग क्या है मान लीजिए 0 है, ये रुका हुआ है, ये क्या है रेस्ट पर है, हम मान लेते हैं। ओके, तो जब इनके बीच में प्रत्यक्ष संघटन होगा, कौन सा संघटन होगा प्रत्यक्ष संघटन, तो प्रत्यक्ष संघटन में होगा क्या कि यहाँ पर जो इनके वेग है वो परस्पर बदल जाएंगे। बस ये कब बदल जाते हैं परस्पर वेग, जब प्रत्यक्ष संघटन होता है, यानी प्रत्यक्ष संघटन होने के बाद अगर इनके द्रव्यमान समान है तो इनके परस्पर जो वेग है वह हमारे बदल जाएंगे दोस्तों। अगर यानी यहाँ पर ये पहला वाला हमारा 1 किलो का द्रव्यमान का है जो कि हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, इस वाले से प्रत्यक्ष इस वाले से संघटन करता है, इस वाले पिंड से टकराता है, तो होगा क्या कि इसका जो वेग है वो इसको मिल जाएगा और इसका जो वेग है वह इसको मिल जाएगा टकराने के बाद। ओके, परस्पर बदल जाएगा इनका वेग, यानी कि अब ये टक्कर के बाद इसका जो वेग होगा वो क्या होगा, इसके 0 होगा, और इसका जो वेग होगा दोस्तों सेकंड वाले बी वाले पिंड का वेग जो होगा, जो कि वो भी 1 किलो का है, वो क्या था स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, लेकिन इससे टकराने के बाद होगा क्या, इसका वेग अब क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ये आगे जाने लगेगा और ये रुक जाएगा। तभी होगा जब दोनों पिंडों के द्रव्यमान हमारे समान होते हैं। ओके, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक मान लीजिए 5 किलो का पिंड है हमारा, 2 पिंड है, ये भी हमारा क्या है मान लीजिए आपका 5 किलो का, ये दूसरा आपका पिंड है। ओके, 5 किलो का ये भी है, ये आपका क्या चल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जा रहा है, और ये क्या जा रहा है इधर की ओर जा रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड के बीच वेग से। अगर इनके बीच में भी क्या होगा प्रत्यक्ष संघटन होगा तो होगा क्या, ये जो पहला वाला पिंड है 5 मीटर प्रति सेकंड से इधर जा रहा है और इसको इसका वेग मिल जाएगा, ये दूसरे पिंड का वेग इसको मिल जाएगा जो कि 1 मीटर प्रति सेकंड की वेग से इधर जा रहा है। यानी कि अब ये वाला जो 5 किलो का है जो इधर 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जा रहा था, अब वो क्या करेगा इसका वेग इसे मिल जाएगा जो कि 1 मीटर प्रति सेकंड के इधर की ओर उस वेग से क्या करेगा इधर जाएगा, और दूसरा का जो पिंड है उसको इसका वेग मिल जाएगा, इसका वेग मिल जाएगा इस वाले पिंड को जो कि है 5 मीटर प्रति सेकंड की से इधर की ओर। ओके, तो बस वेग परस्पर बदल जाते प्रत्यक्ष संघटन में अगर दो पिंडों के द्रव्यमान समान होते हैं। दूसरा का पॉइंट है, दूसरा दोस्तों जो हमारा पॉइंट है ये पॉइंट इस प्रकार की, यदि पहली वस्तु जो दूसरी वस्तु से बहुत अधिक हल्की है वह दूसरी वस्तु बहुत अधिक भारी है तथा विरामावस्था में है, तब प्रत्यक्ष संघट्ट में दूसरी वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी तथा पहली वस्तु जिस वेग से आई है उसी वेग से वापस लौट जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर एक वस्तु है हमारी m, वो क्या है बहुत ही हल्की है, यानी कि दूसरे वस्तु से, यानी कि अगर दूसरा वस्तु हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है मान लीजिए आपका पृथ्वी है, ये आपका क्या है अर्थ है, ये हमारा अर्थ हो गया जिसका द्रव्यमान भाई बहुत कैपिटल है हम मान लेते हैं, तो हम पृथ्वी के सापेक्ष देखें तो ये क्या है बहुत ही हल्की है। जिस तरह एक हमारा पदार्थ में एक परमाणु का द्रव्यमान होता है उसी प्रकार अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये m द्रव्यमान की वस्तु
का जो द्रव्यमान है वो अर्थ के सापेक्ष अगर हम देखें तो बिल्कुल जीरो है, कोई भी इसका द्रव्यमान नहीं है, बिल्कुल नगण्य है या कह सकते हो बहुत ही हल्की है इसके सापेक्ष। ओके, तो वह दूसरी वस्तु बहुत भारी है जो कि भारी भी है तथा विरामावस्था में है, विरामावस्था में रुकी हुई रेस्ट पर है दूसरी वस्तु। ओके, तो होगा क्या तब प्रत्यक्ष संगठन में, जब भी प्रत्यक्ष संगठन होगा इस स्थिति में, तो ये प्रत्यक्ष संगठन यानी कि ये वाला पिंड आके इसे टकराएगा, प्रत्यक्ष संगठन करेगा, तब दूसरी वस्तु तो विरामावस्था में रहेगी। भाई ये देखो इसका द्रव्यमान बहुत ही अधिक है, नगण्य है, इसका द्रव्यमान बहुत ही अधिक है, बहुत ही अधिक ये भारी है, तो प्रत्यक्ष संगठन होगा। तो भाई ये वाला पिंड क्या इसका वेग चेंज कर पाएगा? नहीं चेंज कर पाएगा, यानी कि ये जो दूसरा वस्तु है वो रेस्टी पर ही रहेगा प्रत्यक्ष संगठन में, तथा इसका क्या होगा, जो इससे टकराए इसका क्या होगा वेग का, भाई ये जिस वेग से आएगा उसी वेग से वापस लौट जाएगा, बस काम खत्म। यानी कि अगर ये यू वेग से नीचे आया है, यू वेग से नीचे की ओर आया है, तो वापस टकराने के बाद ये यू ही वेग से वापस ऊपर की ओर चला जाएगा। समझ गए? बिल्कुल सही बात। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। आपने प्रत्यक्ष संगठन में क्या पढ़ा है, लास्ट में जो रिजल्ट मिला था आपको, मिला था कि u1 माइनस u2 बराबर होता है v2 माइनस v1 के, यही होता है प्रारंभिक पहले वाले पिंड का जो वेग है वो हमने u लिया है, तो u है माइनस का दूसरे वाले पिंड का वेग जो कि 0 है यहाँ पर। ओके, टकराने के बाद दूसरे वाले पिंड का वेग, भाई टकराने के बाद दूसरे वाला पिंड क्या है, रेस्टी पर ही है, विरामावस्था में है, इसके वेग में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो उसको 0 लिखे, माइनस का v1 जो कि हमें निकालना है, टकराने के बाद इसका वेग क्या होगा ये हमें निकालना है। तो आप साफ साफ देखोगे यहाँ पर u बराबर माइनस का v1, यानी कि अगर हम v1 निकालेंगे माइनस का u होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये u वेग से नीचे की ओर टकरा रही है वाला पिंड, इस जिसका द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा है दूसरे वाले पिंड से, तो टकराने के बाद वापस जाएगा। माइनस का साइन हमें यही बताता है कि यू वेग से अगर नीचे आया है तो माइनस यू वेग यानी कि ऊपर की ओर जाएगा उसी वेग से, यू से। ओके, तो ये हमने प्रूफ भी कर दिया। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है समझ में आ गए होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और प्रत्यक्षता गुणांक के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो प्रत्यक्षता गुणांक हमारा क्या है, किन्हीं भी दो पिंडों के संघटन यानी टक्कर के बाद सापेक्ष वेग व टक्कर के पूर्व सापेक्ष वेग का अनुपात ही कोई हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्षता गुणांक ई कहते हैं। ओके, तो प्रत्यक्षता गुणांक हमारा क्या ई किसके बराबर होता है, टक्कर के बाद सापेक्ष वेग, यानी टक्कर के बाद जब भी टक्कर होता है दो पिंडों के बीच में, तो हम मानते हैं कि ये u1 वेग से आ रहा है और ये u2 वेग से जा रहा है। और टक्कर के बाद हम मान लेते हैं कि ये पहला पिंड है वो v1 वेग से इधर की ओर गया और दूसरा का पिंड v2 वेग से इधर की ओर गया। हाँ, ये हम मान लेते हैं। तो टक्कर के बाद इनका वेग क्या है, v1 एवं v2 है। तो अगर ये v1 v2 टक्कर के बाद है, लेकिन हम बात करें सापेक्ष वेग हम कैसे निकालते हैं, हम घटा देते हैं आपस में। ओके, तो हम v2 में से v1 को घटा देंगे तो ये हमारा सापेक्ष वेग आएगा टक्कर के बाद का, और इसका अनुपात किसके साथ होता है, इस टक्कर के पूर्व सापेक्ष वेग का अनुपात। तो ये टक्कर के बाद का है सापेक्ष वेग, अब हम टक्कर के पूर्व का सापेक्ष वेग निकालेंगे। टक्कर के पूर्व इनका वेग क्या है, u1 u2 है, u1 u2 है, तो नीचे हम इन दोनों को घटा देंगे, ये u1 माइनस का u2 करेंगे। बस इन्हीं का अनुपात हमारे क्या होता है, प्रत्यक्षता गुणांक होता है। ओके, ये अगर हम पूछे कि बताइए कि प्रत्यक्षता गुणांक ई का मान क्या होता है, ई का मान हमारा क्या होता है, अगर हमने आपसे पूछा, और ये ई का मान हम कब पूछ रहे हैं, जब पिंडों के बीच क्या हो, प्रत्यक्ष आपका संगठन हो, जब पिंडों के बीच प्रत्यक्ष संगठन होता है तब ई का मान आपका क्या होता है, ये आप हमें बताइए। तो जैसा ही हमने आपसे ई का मान पूछा कब, प्रत्यक्ष संगठन में, तो आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पर ई का मान कब क्या होता है कि टक्कर के बाद जो वेग है v2 माइनस v1 अपॉन टक्कर के पूर्व जो सापेक्ष वेग है u1 माइनस u2, इसका मान हमें चाहिए कब, जब प्रत्यक्ष संगठन हो। तो इसका मान हमें कहाँ मिलेगा, तो आप समझ गए होंगे कि इसका मान हमें कहाँ मिलेगा, जस्ट एक पेज पीछे इस वाले टर्म से, जो कि हमने लास्ट में प्रत्यक्ष संगठन में ये टर्म निकाला था ना, लास्ट में u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1, इसी टर्म से हमें ई का मान मिलेगा, जो कि हमने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ई का मान हम जानते हैं किसके बराबर होता है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो हमें इसको इस टर्म में लाना होगा, इस वाले टर्म को इस टर्म में लिखना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, अगर हम मान लेंगे यहाँ पर क्या है, हमें u1 माइनस u2 को नीचे लेकर जाना है, तो अगर हम मान लेते इसके साथ क्या गुणा में है, एक गुणा में है। ओके, तो हम एक को रोक देते हैं यहाँ पर। अगर हम इसको सॉल्व कर लें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर एक को रोक दें, यहाँ पर अगर हम एक को रोक दें तो सिंपली देखोगे तो हम एक को जब हम रोक देंगे तो इसको अब हम यहाँ पर भागे ले जा सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर ये इधर आएगा तो भागे में होगा। तो v2 माइनस v1 अपॉन में अब आ जाएगा u1 माइनस का u2। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो
एक हमारा निकल कर आ रहा है ई का मान। कब? प्रत्यस्थ जब संगठन हो रहा है। तो यहाँ पर प्रत्यस्थ जब संगठन होता है तो वहां पर प्रत्यस्थता गुणांक ई का मान क्या होता है? एक होता है। तो यहाँ पर ई का मान हमारा क्या निकल कर आया फ्रेंड्स? एक निकल कर आया जब प्रत्यस्थ संगठन होता है। ओके, तो हम यही आपको बताना चाह रहे हैं, ई का मान ई हमारा किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। ओके, कई कई क्वेश्चन IIT में भी बन जाते हैं, नीट में भी बन जाते हैं, और क्लास 11th में तो 100% ही बन जाते हैं क्वेश्चन ई से रिलेटेड। क्या पूछा जाता है कि जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने हमने दिया है कि टक्कर के बाद पिंड ए का वेग क्या होगा अगर प्रत्यक्षता गुणांक ई हमारा किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है। और ई जैसा ही आपने दिया है, ई का मान जैसे ही आपको दिया है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ई हमारा एग्जैक्टली किसके बराबर होता है? ई का मान हमारा बराबर होता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस किसके? U2 के। ओके, यहाँ पर अगर हमें यही टर्म हमें पता चल गए तो हम ए का वेग निकाल लेंगे। टक्कर के बाद पूछा है, टक्कर के बाद ए का वेग हमारा क्या होगा ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ड्राइंग में कि यहाँ पर ए वाला पिंड हमारा 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में जो हमारा पहला पिंड है उसका U1 कितना है? यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है। और दूसरा पिंड हमारे ये, अरे पिंड कैसा भी हो, बस आपको देखना है उसका वेग दोनों का क्या है। तो ये पहला वेग इसका U1 पहले पिंड का 10 मीटर पर सेकंड है, और दूसरे के पिंड का अगर हम U2 देखें, दूसरे पिंड का वेग कितना है? 2 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड ये हमने लिख दिया। अब देखते हैं टक्कर के बाद हमारे क्या होता है। तो टक्कर के बाद हमारा ए का जो वेग होगा वो भाई U1 से क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा, जो कि कितना है? नहीं दिया हुआ है, हमसे पूछा है कितना होगा, यही हमें पूछा है। ओके, और दूसर का अगर टक्कर के बाद अगर हम देखें, जो कि हमारे ये है, कौन सा पिंड है? बी वाला पिंड, बी का वेग U2 से क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। बी का वेग U2 से V2 हो जाएगा टक्कर के बाद, अंतिम वेग यही हो जाएगा। तो ये कितना है ये हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ए जो है बी की तुलना में बहुत हल्का है। ए हमारा क्या है? बी की तुलना में बहुत हल्का है। ओके, तो हमने आपको दूसरे के पॉइंट में बताया था कि यदि पहली वस्तु दूसरी वस्तु से बहुत ही हल्की हो तब दोस्तों हमारी उस दूसरी वस्तु का वेग क्या होता है? नहीं पता चलता है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, दूसरी वस्तु जो कि हमारी बहुत भारी है और विरामावस्था में, तो टक्कर हुआ, टक्कर होने के बाद भी ये क्या है? विरामावस्था में। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये दूसरी वस्तु क्या है? बहुत भारी है लेकिन विरामावस्था में नहीं है, 2 मीटर पर सेकंड की वेग से आगे हो रही है। ठीक है, आगे हो रही है। तो जब विरामावस्था में थी तो टक्कर के बाद भी विरामावस्था में थी। तो जब ये 2 मीटर पर सेकंड की वेग से आगे जा रही है तो टक्कर के बाद भी इसका वेग क्या होगा? यही होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड। ओके, और इसको आप क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। क्यों हम माइनस में लेंगे सर? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये पिंड हम नीचे की ओर आ रहा था तो इसका हमने 10 मीटर पर सेकंड लिया। जब हमारा वेग क्या था? नीचे की ओर था, तो हमने पॉजिटिव में 10 मीटर पर सेकंड लिया, लेकिन ये हमारे के अपोजिट जा रहा है। देखिए वेग क्या है? अपोजिट है, विपरीत है, तो विपरीत के लिए आप माइनस का ही ले लेंगे। ओके, प्लस माइनस का भी ध्यान रखें। अगर आप इधर की ओर नीचे की ओर वेग को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं, तो अगर कोई वेग ऊपर की ओर हमारा है तो उसको आप नेगेटिव ले लेंगे। ओके, ध्यान रहेगा ये बात। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। और इसी तरह यहाँ पर भी ये जब हम U2 लिख रहे थे 2 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या था? U2 क्या था? इस बार इस पिंड का वेग क्या था? ऊपर की ओर था, तो यहाँ पर इसको भी आप माइनस लेंगे। ओके, तो यहाँ पर प्लस माइनस का खेल है, थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना होगा। ओके, तो यहाँ से हमें पूछा है V1, इसका मान पूछा है V1, तो ये हमें निकालना है। आइए निकाल देते हैं। ई का मान हमें दिया हुआ है 1/2 बराबर V2, जो कि हमें दिया हुआ है, हाँ, माइनस का 2 मीटर प्रति सेकेंड है, और हमारा V1 जो कि हमें निकालना है, एवं बटे में U1 माइनस U2, तो U1 है हमारा 10 प्लस का, और U2 है कितना? माइनस का 2 मीटर पर सेकंड। तो घटा देंगे माइनस के 2 मीटर पर सेकंड को। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर 1/2 गुणते यहाँ पर 10 में हमारा 2 जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। बराबर में हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 2 और माइनस का V1 हो जाएगा। तो ये 2 से हमारा 12 कितने बार में जाएगा फ्रेंड्स? 6 बार में जाएगा। 6 बार में गया। ओके, और इस माइनस के 2 को उधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव का 2 हो जाएगा और बराबर का माइनस का V1 होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे जो हमारा V1 होगा वो क्या होगा? माइनस का दोस्तों 8 मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि माइनस का साइन उधर लग जाएगा, जोड़ेंगे इसको 8 होगा, लेकिन फिर V1 निकालेंगे तो माइनस उधर लग जाएगा, तो 8 आपका माइनस का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और माइनस क्या बता रहा है कि इधर की ओर ये हमने पॉजिटिव लिया है, तो माइनस का मतलब इधर की ओर, यानी कि टकराने के बाद 8 मीटर पर सेकंड की वेग से वो ऊपर की ओर वापस लौटेगा, जो हमने निकाल लिया। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है अगर आपको प्रत्यक्ष संगठन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं द्विविमीय प्रत्यक्ष संगठन को। आपने लीनियर जो रेखिक एक रेखा में जब पिंड टकरा रहे थे, ऐसे से टकरा के ऐसे हो गए, एक ही रेखा में हो रहा था, लेकिन द्विविमीय प्रत्यक्ष संगठन में क्या होगा कि कुछ अलग होगा, यानी कि एक पिंड अगर आपका क्या है M1 है और दूसरा का पिंड आपका क्या है M2 है। ओके, ये आपस में अगर टक्कर करेंगे तो द्विविमीय टक्कर में क्या होता है? द्विविमीय
प्रत्यक्ष संघटन में क्या होगा क्या है कि जो ये वाला M2 वाला पिंड है टक्कर के बाद ये सीधा नहीं जाएंगे, ये घूम जाएंगे किसी एंगल पर। मान लीजिए ये वाला पिंड आपका क्या है M2 वाला, इस फाई वाले एंगल पे ये M2 वाला आपका क्या हुआ, इस तरह जाने लगा। ओके, किस वेग से, आपका v2 वेग से। और ये जो M1 वाला आपका पिंड है ये किस वेग से जाने लगा, v1 वेग से। वेग उनका वही है v1 v2। ओके, लेकिन हुआ क्या है कि ये किसी एंगल पर ये टकराने के बाद घूम गए, किसी एंगल पर टकराने के बाद घूम गए। मान लीजिए आपका क्या है M1 वाला पिंड द्रव्यमान का वो इस थीटा एंगल पर घूम के जाने लगा। ओके, तो यहां पर हुआ क्या द्विविमीय टक्कर में कि ये दोनों टकराने के बाद सीधी रेखा पे ना जाकर किसी एंगल पर, जैसे M1 वाला थीटा कोण बनाकर चला गया और M2 वाला आपका क्या हुआ फाई कोण बनाकर चल गया। ऐसा आप देखते होगे ना, ऐसा टक्कर आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो जब आप गोटी को एक दूसरे गोटी को आप मारते हो ऐसे तो वो कभी कभी तो सीधा जाता है तो ये लीनियर होता है, लेकिन जब आप टेढ़ा मारते हो गोटी को तो वो इसी तरह थीटा एंगल बनाकर गोटी आपकी गति करती है। ओके, तो यही होता है आपका द्विविमीय प्रत्यक्ष टक्कर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा संगठन पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष संघटन। ओके, इसमें क्या होता है कि जब देखिए हर संगठन में टक्कर तो होगा ही, बस चेंज क्या है, जैसे प्रत्यक्ष संघटन में हमारे क्या होता है पिंड टकरा रहे थे और टकराने के बाद वापस वैसा ही हो जा रहे थे, अपने आकार में आ जा रहे थे और किसी न किसी वेग से गति करने लग रहे थे। ये प्रत्यक्ष संघटन में हो रहा था। लेकिन अप्रत्यक्ष संघटन में क्या होगा, दो पिंड टक्कर खाने के बाद एक दूसरे में चिपक जाएंगे या ज्वाइंट हो जाएंगे, फिर गति करने लगेंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष संघटन हो जाएगा। ओके, तो आप साफ साफ देख रहे हो इसमें संवेग हमारा संरक्षित होगा कि नहीं, आप बताइए। तो आप कहोगे सर ये दोनों पिंड आपस में ही टकरा रहे हैं, हम बाहर से कोई फ्री फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो इसका मतलब संवेग तो इसमें क्या होगा, संरक्षित ही होगा। चलिए ठीक है, अगर हमने आपसे पूछा कि बताइए क्या गतिज ऊर्जा आपकी सुरक्षित होगी, तो आप कहोगे सर गतिज ऊर्जा सुरक्षित होती है, लेकिन तब जब हमारे पिंड टकराकर वापस उसी आकार में आ जाते, उनका वेग भी, दोनों पिंडों को अपना अपना वेग भी मिल जाता टकराने के बाद, तब गतिज ऊर्जा हम कह सकते थे कि उनकी क्या होती, बराबर होती, प्रारंभिक एवं अंतिम दोनों। ओके, लेकिन यहाँ पर टक्कर खाने के बाद आपस में चिपक जा रहे हैं, यानी दोनों पिंडों को अपना अपना वेग नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों, पूरे रास्ते में या प्रारंभिक एवं अंतिम कह लो, वह क्या होगी, सुरक्षित नहीं होगी। ओके, तो ये दो बात आपको याद रखनी है कि अप्रत्यक्ष संगठन में गतिज ऊर्जा सुरक्षित नहीं होती है। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संगठन में अंतर बताइए, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संगठन में अंतर क्या होता है। कि प्रत्यक्ष संगठन में हमारी गतिज ऊर्जा एवं संवेग दोनों सुरक्षित होता है, और लेकिन अप्रत्यक्ष संगठन में केवल संवेग सुरक्षित होता है, गतिज ऊर्जा सुरक्षित नहीं होती। और क्यों नहीं होती है ये भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि टक्कर के बाद वो एक उन पिंडों को अपना अपना वेग नहीं मिल पाता है, क्योंकि वे एक दूसरे से चिपक कर फिर गति करने लगते हैं। ओके, इसलिए गतिज ऊर्जा सुरक्षित नहीं होती है। और इस अप्रत्यक्ष संगठन के लिए ई का मान अगर हम पूछे तो ई का मान अधिकतर आपका 0 ही मिलता है, या 1 एवं 0 के आपके बीच में ही रहता है अप्रत्यक्ष संगठन में ई का मान। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए बहुत ही आसान था अप्रत्यक्ष संगठन। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका 1 किलो का पिंड है और दूसरा का 2 किलो का पिंड है। ये आपका 5 मीटर पर सेकंड की वेग से जा रहा है और दूसरा का पिंड 10 मीटर पर सेकंड की वेग से जा रहा है। इनके बीच में अप्रत्यक्ष संगठन होना, और अप्रत्यक्ष संगठन के बाद आप सभी जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। पूरा पिंड आपका क्या हो जाएगा, 1 किलो 2 किलो मिलाकर 3 किलो का हो जाएगा, और ये 3 किलो का पिंड किसी v वेग से गति करने लगता है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ये v आपका क्या है, इसका मान क्या है, आपको बताना है। और गतिज ऊर्जा में ह्रास भी आपसे पूछा है। देखिए इसमें ह्रास पूछा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या होती है, बराबर नहीं होती है, इसलिए आपसे पूछा कि बताइए कितना गतिज ऊर्जा कम हुआ है या फिर बढ़ा हुआ है, यही चीज आपको बताना है। ओके, तो पहले तो आइए v निकाल लेते हैं। v हम कैसे निकालेंगे, संवेग चर्चन के नियम से, क्योंकि हर टक्कर में आपका क्या होता है, संवेग आपका सुरक्षित ही होता है, क्योंकि आपका जो होता है ब्राहा फोर्स लगता ही नहीं किसी पिंड पर। ओके, इसलिए संवेग आपका सुरक्षित होता है। ओके, तो यहाँ पर संवेग संरक्षण के नियम से हमारा क्या होगा कि पहले का जो संवेग होगा, पहले आपके 2 पिंड है तो दोनों का संवेग क्या होगा, 1 किलो का पिंड उसका वेग क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, 2 किलो का पिंड उसका वेग है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ये पहला आपका संवेग और प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग क्या होगा, अंतिम में तो केवल एक ही पिंड है जिसका वेग क्या है, v है, यानी 3 किलो प्लस का v गुणे v। ओके, तो यहाँ पर v का मान आप निकाल लोगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणे 10 10 20 आपका हो जाएगा बराबर का 3v। ओके, तो जोड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा 25 बराबर 3v। तो आपका v का मान क्या निकल कर आया, 25/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमने पहला पार्ट हल कर दिया। दूसरे पार्ट में पूछा है कि गतिज ऊर्जा में ह्रास आपसे पूछा है, तो अब गतिज ऊर्जा में ह्रास किसके बराबर होगी, अरे अब पहले प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाल लो, फिर अंतिम गतिज ऊर्जा निकाल लो, फिर दोनों को घटा दो तो आपकी गतिज ऊर्जा में ह्रास निकल कर आ जाएगी।
तो फिर वही बात यहाँ पर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकालने के लिए दो पिंड है, दोनों पिंडों का अपना अपना वेग 5 मीटर प्रति सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड, तो दोनों का हम निकालेंगे गतिज ऊर्जा। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ मल्टीप्लाई बाय पहले वेग, पहला पिंड हमारा 1 किलो का है जिसका वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड, इसका स्क्वायर प्लस का ये प्रारंभिक हम निकालना है दोस्तों, प्लस का दूसरा पिंड है उसका द्रव्यमान है 2 किलो का, उसका वेग है हमारा 10 का, इसका स्क्वायर। ये प्रारंभिक हो गया। अंतिम क्या होगा, टकराने के बाद हमारा जो हमारा पिंड है उसका टोटल द्रव्यमान दोस्तों 3 किलो का हो जा रहा है, एवं वेग हमने निकाल लिया 25/3 है। ओके, तो यहाँ पर अब लिखेंगे हाफ, इसका जो हमारा है क्या द्रव्यमान 3 है, गुणते 25/3, इसका वर्ग आप कर देंगे। तो बस इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको बस बता दिया कैसे आपको करना है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी ये सभी चीजें अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर संगठन, प्रत्यक्ष संगठन, अप्रत्यक्ष संगठन, प्रसारता गुणांक, सभी इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको करा दी। बस दोस्तों वेग का जो फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष संगठन में वो हमने नहीं आपको लिखवाया, क्योंकि वो लिखवाने की जरूरत भी नहीं है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आता है, इसलिए हम आपको वो लिखवाकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते इतने सारे फॉर्मूले आपको दिखाकर, इसलिए हमने वो आपको नहीं करवाया। ओके, बाकी वो इतना कठिन भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है अगर आप बुक में देखोगे। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट था, जो आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, सब मैंने आपको क्लियर यहाँ पर करा दिया इस वीडियो में। वीडियो आप कर देते हैं यहीं पर एंड, आपको पता है सब खत्म, वीडियो हो गई आप एंड। वीडियो अच्छी लगी तो फिर वही बात, लाइक जरूर करेगा, आपसे मोटिवेशन हमें लाइक से ही मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर करें, जिससे ऐसी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम डेली या 1-2 दिन में मिलती रहे। अब सेकेंड वीडियो आने वाली है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स कराने वाले सेकंड वीडियो में। फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के रिलेटेड इस चैप्टर के आएंगे, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और इसके आगे के चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आप क्लास 11 फिजिक्स के। ओके, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करें। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे जो आने वाला है इसके न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड। तो इंतजार करिए उस वीडियो का, तब तक के लिए गुड बाय, हंसते रहिए, खुश रहिए एवं फिजिक्स एवं केमिस्ट्री में फुल स्कोर करें।